बच्चों स्क्रीन आ गई? यस सर। तो इफ एल्स इफ प्रोग्रामिंग आपका मैंने असाइनमेंट भी दे दिया है, और कोई ना कोई क्लास अरेंज करके मैं असाइनमेंट वैसे सॉल्व मैंने दिया है इसी वजह से कि बच्चे खुद भी अपनी मेहनत कर सकें। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो मैं उसको अरेंज करवा दूंगा, जैसे भी आपकी डिमांड होगी। आप प्लीज बोलिएगा जरूर कि नहीं सर कुछ क्वेश्चन है जिनको समझा दीजिए, तो मैं उनको अलग से क्लास अरेंज करके समझा दूंगा। अभी आपका यहाँ पर स्विच केस स्टार्ट हो रहा है। सर अभी तो एक प्रोग्राम बचा था। कौन सा प्रोग्राम बचा था? सर लास्ट कॉल था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन टेलीफोन कॉल का था सर, तो लास्ट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं नहीं सर, कॉल चला नहीं। नहीं, ध्यान नहीं दिया आपने। इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला तो आपका तो समझाया था, और उसके बाद में कॉल्स वाले को मैंने वहां पे कंपेयर करके दिखा दिया था पूरा कि इसकी जगह पे ये रहेगा, इसकी जगह। बच्चों याद है नहीं याद है? यस सर याद है। बिल्कुल सिमिलर तो है। सर ये खुद से करना है? नहीं, ये तो सॉल्व है, मैंने दे भी तो दिया है आपको। अच्छा सर, ठीक और है सर। आप भूल गए होंगे, भूल ही गए होंगे, पक्की बात है। क्या? अभी मैं बताता हूं। आप भूल गए होंगे, ये जो यहाँ पे 50 कॉल्स फ्री वाला कॉन्सेप्ट लेकर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसको। 50 कॉल्स का पैसा नहीं पड़ना था ना, तो वो चीज मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। याद आया नहीं याद आया? यस सर, यस। हाँ, तो इसको आप देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पर्सनली कॉल कर सकते हैं। ओके सर। आज से जो है मैं थोड़ा सा और अपग्रेड कर रहा हूं अपने आप को, और ये अपग्रेड क्या है? ये है, मैं दिखाई पड़ा आपको बच्चों? यस सर। हाँ, तो अब ऐसे ही मैं क्लासेस चलाऊंगा, जिससे कि एटलीस्ट आप एक्सप्रेशंस को देखें कि मैं गुस्सा हो रहा हूं या मैं जो है प्यार से बात कर रहा हूं, और उसके हिसाब से आप उसका आंसर समझें और दें। चलिए देखते हैं हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहता है, और बच्चों जो 9th के बच्चे एक दो हैं इसमें, वो समझ लें कि जो अभी क्लास में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ये 9th लेवल पे ही एक्सप्लेन होगा, ठीक है? लेकिन 10th लेवल पे देखा जाए तो स्विच केस एक सेल्फ में अलग सा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप स्विच केस से पहले जो भी आपने पढ़ा है वो भी सब स्विच केस के अंदर रखा जा सकता है, और स्विच केस के बाद में जो पढ़ोगे जैसे लूपिंग वगैरह स्विच केस के अंदर रखी जा सकती हैं। आप स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ोगे वो भी स्विच केस के अंदर रखा जा सकता है। आप एरे टॉपिक पढ़ोगे वो भी स्विच केस के अंदर रखा जा सकता है। तो ये सेल्फ स्टेटमेंट है अपना अलग सा, जो सारे प्रोग्राम्स जो अलग अलग आप पढ़ोगे उन सबको यहाँ पे लाया जा सकता है, रखा जा सकता है। इसलिए जो है इसको अलग से समझना या ज्यादा जरूरी है कि आप इसको समझें और रिस्पॉन्स करें उसी हिसाब से। देखिए, पहले ये जो लिखा है ये मैं पढ़ दे रहा हूं, फिर अपने शब्दों में इसको मैं बताऊंगा। इट इज अ मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट एंड बेसिकली यूज्ड व्हेन वी हैव मल्टीपल ऑप्शन टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क, but it execute only one statement या one case expression from multiple condition। जितने भी केसेस यहाँ बनाए गए हैं, तो ये कहा गया ये मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, यानी कि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, यानी बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं, और उन किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस आपके अवेलेबल कराए जाते हैं। लेकिन उसमें कहा गया कि चलेगा कोई एक ही ऑप्शन या एक ही केस। उसके बाद बताया गया अ स्विच स्टेटमेंट अलाउज अ वेरिएबल टू बी टेस्टेड फॉर इक्वलिटी अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जो भी वैल्यूज हम यहाँ पे चेक करेंगे उन वैल्यूज में ये सिर्फ इक्वलिटी ही चेक कर पाता है, ये लेस देन ग्रेटर देन नहीं चेक कर पाता है, ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चेक कर पाता है, ये सिर्फ इक्वल है या नॉट इक्वल है, बस इतना ही चेक कर पाता है, इक्वलिटी ही चेक कर पाता है डिफरेंट वैल्यू के साथ में। फिर उसके बाद जो है डिफरेंट वैल्यू क्या है अभी नीचे आपको पता चल जाएगा। ईच वैल्यू इज कॉल्ड अ केस। जो भी वैल्यू हम लोग इसमें चेक करते हैं वो केसेस के अंदर चेक करानी पड़ती है, तो इसलिए उसको हम लोग केस कह रहे हैं।
और एवरी केस शुड हैव ब्रेक स्टेटमेंट। जितने भी केस बनाओगे उसमें एक आपका ब्रेक स्टेटमेंट होगा ही होगा। साथ में एक और चीज कही गई, द स्विच स्टेटमेंट इवेलुएट्स द एक्सप्रेशन मोस्टली वेरिएबल एंड कंपेयर्स इट विद वैल्यूज। जो भी वेरिएबल इसमें हम लोग लेते हैं वो केस के रूप में होता है, अभी नीचे पता चलेगा, और उनको हम लोग वैल्यू से मैच कराते हैं। तो उन वैल्यूज को क्या कहते हैं ये भी अभी आपको पता चलेगा। वैल्यू क्या है? कैन बी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपकी वैल्यू होती है ऑफ ईच केस लेवल। तो लेवल का क्या है कि केस 1, केस 2, केस 3 बना रहे हो, ये अलग अलग लेवल हैं। केस 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल आर एग्जीक्यूटेड इफ स्विच एक्सप्रेशन डज नॉट मैच। तो जो भी आपने वैल्यू ली होगी चॉइस किसी ऑप्शन को परफॉर्म कराने के लिए, तो वो अगर मैच नहीं होती है, यहां पे लिखा था इफ स्विच एक्सप्रेशन डज नॉट मैच विद एनी केस, किसी केस की वैल्यू से मैच नहीं किया, उस केस में आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोग्राम। प्रोग्राम के द्वारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट इसमें एक होता है, वो एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। अब वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं जिनको हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं इक्वलिटी के लिए? तो द स्विच स्टेटमेंट कैन इंक्लूड चॉइस वेरिएबल फॉर एनी केस लाइक। तो उसमें कौन कौन सी हो सकती है? इंटीजर वैल्यू यहाँ पे मैच की जा सकती हैं, कैरेक्टर वैल्यू मैच की जा सकती हैं। ये मैंने एडिशनली लिख दिया गया है, इसमें स्ट्रिंग भी मैच किया जा सकता है। बुक्स में आपका इंटीजर और कैर के बारे में ही सारा एक्सप्लेनेशन दिया होता है, लेकिन इसमें आपको स्ट्रिंग भी मैच करने को मिलता है, आप स्ट्रिंग भी मैच कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन बताया। अब अपने शब्दों में हम आपको बताएंगे। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। फिर सबसे पहले देखिए स्विच केस क्या होता है। तो स्विच को केस को कहा गया कि एक मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। ये किस केस में कहा गया? कि जैसे आपको कोई वर्क परफॉर्म कराना है, तो उस वर्क परफॉर्म कराने के लिए आपको बहुत सारे केसेस दे दिए जाएं, यानी ऑप्शन दे दिए जाएं, बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएं। उन ऑप्शन में ये एक अलग से कंडीशन लगा दी जाएगी कि चलेगा कोई एक ही ऑप्शन। जितने भी ऑप्शन उस टास्क को, उस वर्क को परफॉर्म कराने के लिए दी गए हैं। अब आपको हम एग्जांपल देते हैं अपनी रियल लाइफ से कि मान लीजिए आपको हजरतगंज जाना है, सहारागंज जाना है, सहारागंज जाना सपोज दैट। तो सहारागंज, और आप रहते यहां पर राजाजीपुरम में हो, तो राजाजीपुरम से सहारागंज पहुंचने के लिए हमारे पास कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को ऑप्शन दे दिए गए कि इन ऑप्शन से या इन रास्तों से आप जा सकते हैं। तो मान लीजिए जो ऑप्शन दिए गए उसमें कहा गया कि सपोज दैट आपने कोई एक कैब बुक कर ली, कोई एक ओला उबर टाइप का कुछ बुक कर लिया। तो उसने कहा कि आप चारबाग होके जाना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप 1 ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप जो है अमीनाबाद से भी बीच वाला एक रास्ता है, लालबाग होते हुए जाना चाहते हैं, तो ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर लीजिए उसको। और एक आपका जो है यहाँ से राजाजीपुरम से आप जो है मेडिकल कॉलेज जाएं, और मेडिकल कॉलेज से रास्ता आपको मिल जाएगा सीधे सहारागंज पहुंचने का, तो ये ऑप्शन 3 है। तो आपका टास्क क्या था कि हमें सहारागंज पहुंचना है, और उसमें आपको 3 ऑप्शन दे दिए गए। अब तीनों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो ऑप्शन ही आपका परफॉर्म होगा, और आपका सहारागंज जाने का जो टास्क है वो एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। इसी टाइप के एग्जांपल यहाँ पे स्विच केस में लिए जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको बताया गया कि यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ 2 ही स्पेशली यूज किए जाते हैं, या तो कैरेक्टर वेरिएबल यूज किए जाते हैं, और या फिर आप कह लीजिए कि इंटीजर वेरिएबल यूज किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने केस भी यहाँ पर कैरेक्टर और इंटीजर का ही बनाया है। ये आपकी वैल्यू है, यानी ऑप्शन है, तो ये इंटीजर में एक ऑप्शन लिया गया है, और एक आपका यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का एक ऑप्शन लिया गया है। अब अगर आपका चॉइस 1 2 3 4 है, तो आप बच्चों ऐसे बनाओगे, केस 1, केस 2 और केस 3 इस तरीके से बनाओगे। और अगर आपका ABCD टाइप का कोई ऑप्शन है चॉइस का, तो आप यहां पर केस A, केस B और ऐसे केस C, D बना सकते हो। जब सारे आपका केसेस में से कोई एक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये सारे केसेस आपने लिख लिए मान लीजिए, तो सबसे लास्ट में आपका डिफॉल्ट केस कहा जाता है, ये डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है।
अब ये कैसे वर्क करता है, तो सारे केसेस लिखने के बाद हमने बताया आपको डिफॉल्ट लिखा जाता है। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे सर यस सर केसेस को A1 A2 A3 नहीं लिख सकते? नहीं, वो चीज बदल जाएगी कि A1 A2 A3 स्ट्रिंग फॉर्म में हो जाएगा। तो वैसे तो मैंने बताया है कि स्ट्रिंग चेक हो जाता है, लेकिन कभी भी आपको इस तरीके से केस बनाने के लिए ना ही किसी बुक में लिखा होगा जल्दी, और ना ही कोई टीचर पढ़ाएगा, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। वो अलग बात है कि मैंने अलग से आपको बता दिया है कि यहाँ पे स्ट्रिंग को मैच किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे A1 लिख देते हो तो केस A1 मान लिया जाएगा और वो चल भी जाएगा, लेकिन उसके लिए जो रिजल्ट वो क्या कहते हैं चॉइस वेरिएबल होगा वो आपका स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए। तो नॉर्मली ये हमने बताया कि इंटीजर और कैरेक्टर में ही हम लोग सारे प्रोग्राम इसके बनाते हैं, इसको बेस मान के चलिएगा। तो अब आप याद करो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, फिर मैं बताऊं कि स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है। तो स्ट्रक्चर याद करने के लिए क्या है, सबसे पहले स्मॉल में स्विच लिखा जाता है, फिर उसके अंदर आपका चॉइस वेरिएबल, वो इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, और हो स्ट्रिंग भी सकता है, लेकिन उसको आप बस याद करने के लिए याद रखिए। तो यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम होगा जिसके अंदर 1 2 3 4 में से कोई एक चॉइस आपने दी होगी, या ABCD में से कोई एक चॉइस आपने दी होगी, वो वाला यहाँ पर वेरिएबल का नाम होगा, ठीक है, जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर है। अब यहाँ पे मान लीजिए उस वेरिएबल के नाम में आपने 1 चॉइस दे रखी है, 1, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, केस 1 ये मैच कर जाएगा, और इसके अंदर ये डॉट डॉट जो मैंने लगाया है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो वर्क परफॉर्म करेंगे। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट से आप सीधे स्विच केस से बाहर चले जाओगे, ये जंपिंग स्टेटमेंट कहा जाता है। और ये जंपिंग स्टेटमेंट कितने होते हैं यहाँ पर, नॉर्मली 2 हम लोग मानते हैं, लेकिन ये 3 होते हैं। एक ब्रेक होता है, एक कंटिन्यू होता है, और एक आपका रिटर्न ये जावा में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आपका जंपिंग स्टेटमेंट है, और जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जिस स्ट्रक्चर में ब्रेक लगा दिया गया है, तो वहीं से आपका जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम है वो ब्रेक हो जाता है, यानी रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, और आपका जो कंट्रोल है उस जगह से सीधे बाहर चला जाता है। तो क्योंकि ये स्विच केस के अंदर हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रेक, तो जैसे ब्रेक मिलेगा तो आप सीधे स्विच केस से बाहर चले जाओगे पूरा का पूरा, जबकि नीचे बहुत सारे केसेस ये लिखे हैं, तो ये आपके एक भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे अगर ब्रेक मिल जाता है। अब यहां बात करते हैं कि चॉइस 1 थी, तो केस 1 आपका ये ट्रू हो जाएगा, ये वर्किंग होगी ये वाली, और ब्रेक से आप सीधे बाहर चले जाओगे। अब मान लीजिए आपका जो है चॉइस 2 दिया है, तो केस 1 मैच नहीं होगा, सीधे आप यहां से केस 2 पे आ जाओगे, और इसके अंदर ये जो वर्क कराया गया होगा ये वर्क हो जाएगा आपका। फिर ब्रेक मिल गया तो फिर सीधे आप स्विच केस से बाहर चले जाओगे। ऐसे ही 1 2 अगर मैच नहीं हुआ तो 3 अगर आपने चॉइस दी तो 3 वाला वर्क हो जाएगा। तो ये मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 तक लिखा है, आप 4 5 6 7 अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम जितना चाहे उतना आप यहाँ पर केसेस बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करना है मुझे कि अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट ही नहीं होता, मान लीजिए हमने यहाँ पे 3 केसेस बना रखे हैं और चॉइस 1 से 3 तक देने के लिए कहा गया होगा, तो किसी ने, कोई शरारती बच्चा है, उसने चॉइस दे दिया 4, तो यहाँ पे केस 4 तो है ही नहीं है आपका। तो क्या करेगा, उस केस में जब आपका चॉइस मैच नहीं हुआ तब आप सीधे डिफॉल्ट में जाओगे, डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट में ये वर्क कराएगा, और उसके बाद डिफॉल्ट से सीधे स्विच केस से बाहर चले जाओगे। अब इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करके बता दें आपको, किससे कंपेयर करना है, इफ और एल्स इफ स्ट्रक्चर से कंपेयर करना है, एल्स इफ स्ट्रक्चर से कंपेयर करना है। क्या है कंपेरिजन देखिए, हमने बताया था आपको कि इफ एल्स इफ में एक इफ होता है और बीच में जितने चाहो उतने एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ बढ़ाते चले जाओ। तो यहाँ पे इफ और एल्स इफ थोड़ा सा अलग लग रहा है देखने में, तो उसी चीज को एक अगर मान लें कि इफ भी वही चीज है और एल्स इफ भी वही चीज है, तो उस चीज को हम यहाँ पर केस कह रहे हैं कि जैसे एल्स इफ जितने चाहो उतने लगाते चले जाओ, ऐसे यहाँ पे केस जितने चाहो उतने बनाते चले जाओ। आप मल्टीपल केस बना सकते हो। फिर इसमें भी हमने आपको वही बताया था कि अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला वर्क होगा, उसके बाद सीधे आप बाहर चले जाते हो। नीचे एल्स इफ में बहुत सारे वो लिखे हुए हैं, लेकिन वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, सीधे आप बाहर आ जाते हो। ऐसे ही
यहाँ पे केसेस में भी कोई एक केस ट्रू हो गया तो उसका वर्क करने के बाद में ब्रेक लगने से सीधे आप बाहर चले जाओगे, नीचे और सारे केस लिखे हैं वो कोई एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो ये आपकी सिमिलर चीज हो गई। फिर उसमें हमने बताया था कि बहुत सारे एल्स इफ देने के बाद में आप लास्ट में जब सारे कंडीशन पूरी हो जाती हैं तब आप लास्ट में एल्स दे सकते हो, एल्स पार्ट दे सकते हो। तो ऐसे ही इसमें यहां पर डिफॉल्ट है। अब डिफॉल्ट अभी मैंने बताया भी है, अब एल्स से थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं कि मैंने बताया था कि जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये भी ट्रू नहीं हुई, ये भी ट्रू नहीं हुई, ये भी ट्रू नहीं हुई, और कोई कंडीशन है नहीं, उस केस में आप यहां पर एल्स केस इसमें आ जाते हो स्टेटमेंट में, और एल्स में जो भी वर्क यहां परफॉर्म करा रखा है वो वर्क होकर और फिर आप बाहर चले जाते हो। सिमिलर यहां पे भी है, जब कोई केस ट्रू नहीं होगा, जैसे मैंने अभी आपका केस 4 ले लिया था, तो केस 4 इसमें है ही नहीं, तो उस केस में कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तब आप यहां पर डिफॉल्ट में आओगे और डिफॉल्ट में ये वाला वर्क परफॉर्म होगा और उसके बाद सीधे बाहर चले जाओगे। इसका मतलब ये भी एल्स जो है बिल्कुल डिफॉल्ट जैसा है। अब एक और चीज यहां पे याद दिला दें कि जैसे एक चीज और बताई गई थी कि एल्स पार्ट बच्चों ऑप्शनल है, किसी की याद है? बताया गया था। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि अगर आप चाहो तो जितनी भी कंडीशन है उसको इफ एक बार लिखा जाता है, उसके बाद जितनी भी कंडीशन है सब एल्सिफ ही बनाते चले जाओ, तो लास्ट वाली कंडीशन जो हमने बता दिया था एल्सिफ में ही रख दो, तो एल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एल्स लगाना ही है तो जो सबसे लास्ट वाली कंडीशन होती थी उसको हम कह देते थे कि उसके लिए कंडीशन ना लगाओ, ये वाला पार्ट एल्स तो लिखो, इफ ना लगाओ, और आप सीधे उस चीज को एल्स में डाल दो, यानी कि एल्स में वो चीज कराई जा सकती थी। आखिरी वाली कंडीशन को ना बनाकर आप एल्स बना सकते हैं, क्योंकि एल्स ऑप्शनल है, तो बनाना चाहे बनाए, ना बनाना चाहे ना बनाए। ऐसे ही बच्चों यहां पर ये जो डिफॉल्ट है ये भी आपका ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप डिफॉल्ट नहीं लगाना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पे हो कि अगर आपका कोई केस ट्रू हो जाता है तब तो यहाँ के जो भी स्टेटमेंट केस के अंदर लिखे होंगे वो उसमें से कोई ना कोई एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आएगा। लेकिन अगर कोई केस ट्रू ही नहीं हुआ और आपने डिफॉल्ट भी नहीं लगाया तो आपकी स्क्रीन जो होगी वो ब्लैंक रहेगी और उसमें कोई भी आउटपुट शो नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में या इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कि आपने चॉइस 4 दे दी थी और डिफॉल्ट मान लीजिए है ही नहीं आपके पास, आपने केस 1 केस 2 केस 3 ही बनाए, तो उस केस में चॉइस 4 मैच नहीं हुई किसी से, तो आपका रिजल्ट भी कोई नहीं आएगा आउटपुट विंडो पर। इसीलिए डिफॉल्ट बनाया गया है कि जब कोई केस ना ट्रू हो तब अपने आप डिफॉल्ट में चला जाएगा, और डिफॉल्ट में आपको बताया गया था रॉन्ग चॉइस टाइप का, या जैसे इसमें भी हमने एक क्वेश्चन कराया था कि इनवैलिड डे नंबर या इनवैलिड मंथ नंबर, जो एल्स में मैसेज प्रिंट करा दिया गया था, तो वही सिचुएशन यहां पर डिफॉल्ट की है। तो बच्चों ये कंपैरिजन आपको आ गया समझ में? यस सर। हाँ, अब हम लोग ये तो था कि स्ट्रक्चर में कंपैरिजन किया कि इसका स्ट्रक्चर क्या था और इसका स्ट्रक्चर क्या था। अब हम आपको बता रहे हैं इसका इंटरनल थोड़ा सा कंपैरिजन। तो इंटरनल कंपैरिजन में क्या है, सबसे पहले हम लोग ये याद रखने वाली बात है, बाकी नोट्स में आपको सब चीजें मिल जाएंगी, तो वो आप उससे जब याद करने वाली बात आएगी तो उससे आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो पहला है डेटा टाइप का कंपैरिजन, डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के कंपैरिजन में अगर हम बताएं तो यहां पे ये स्विच है और ये आपका एल्सिफ है मान लीजिए, ठीक है, डेटा टाइप के कंपैरिजन में। तो ये क्या करता है कि स्विच केस में डेटा टाइप मतलब वेरिएबल से है, तो इसमें स्विच केस में सिर्फ इंट और कैर ये दो ही वेरिएबल यूज हो सकते हैं, और एल्सिफ में क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है? नो सर, ऑल डेटा टाइप्स। एल्सिफ में ऑल डेटा टाइप यानी कि आप जो चाहो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल सब यूज हो जाएंगे, और इसमें सिर्फ स्विच केस में इंट और कैर ही यूज होते हैं। वो मैंने स्ट्रिंग बढ़ा दिया है लेकिन मैं उसको लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि जब बुक में नहीं दिया है ज्यादातर तो मैं क्यों लिखूं। यस बेटा।
सर लेकिन स्विच के भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें केस के अंदर इफ आ जाता है, तो सर उसमें वो एडिशनल पार्ट है उसका, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे ये चीज जो डिस्कस की जा रही है बच्चों, ये कंडीशन के रेफरेंस में है। जो कंडीशन हम लोग लगाते हैं, कंडीशन, तो उसके रेफरेंस में ये चीज बताई जा रही है कि कंडीशन में इफ एल्स इफ वाले प्रोग्राम में सारे डेटा टाइप यूज हो सकते हैं, और कंडीशन में स्विच केस में केस 1 केस 2 इसको कंडीशन कह रहे हैं, एक्सप्रेशन कह रहे हैं, तो उसमें सिर्फ इंट और कैर यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद, हाँ इतना यही बताना चाह रहा था मैं। उसके बाद बच्चों जो है दूसरा मेन डिफरेंस क्या है? दूसरा मेन डिफरेंस है आपका ऑपरेटर को लेकर, ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर में बच्चों यहां पे अगर स्विच की बात करें और यहां पे एल्स इफ स्टेटमेंट की बात करें, तो स्विच में सिर्फ इक्वालिटी ही चेक हो सकती है, इक्वालिटी ही चेक हो सकती है, और इसमें कोई ऑपरेटर नहीं यूज होता है। सेंस तो यूज हो रहा है ऑपरेटर का, लेकिन कोई ऑपरेटर नहीं यूज होता है कंडीशन के ही रेफरेंस में। और एल्सिफ में ऑल ऑपरेटर यूज होते हैं। ऑल ऑपरेटर का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब ऑपरेटर यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं। या लॉजिकल ऑपरेटर में एंड, और ये सब इसमें यूज हो सकते हैं एल्सिफ में। स्विच केस में सिर्फ इक्वलिटी चेक होती है और इसमें कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं कंडीशन के रेफरेंस में। यहां कोई कंडीशन तो लगाई नहीं जाती है, लेस देन, ग्रेटर देन, केस 1 केस 2 केस ए केस बी, यही लगाया जाता है। इसलिए यहां पर कोई ऑपरेटर यूज नहीं होता है, और सिर्फ सेंस देखा जाए तो इक्वलिटी यहां होती है, और यहां पर सारे तरीके के ऑपरेटर हमारे यूज हो रहे हैं। तो ये दो मेन आपके डिफरेंस यहां पर मैंने बता दिए। बाकी बहुत सारे आप कह सकते हो कि स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट यूज होता है, ये भी तो एक डिफरेंस है बच्चों। स्विच केस में यहां पे हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते ही करते हैं, और इफ एल्सिफ वाले में ब्रेक यूज नहीं करते हैं, ब्रेक यूज नहीं करते हैं। तो ये आप बता सकते हो। फिर आप एक और चीज बता सकते हो कि स्विच केस में डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट, ये थोड़े से फर्जी वाले हैं लेकिन हैं डिफरेंस, और इसमें आपका एल्स होता है। इसमें डिफॉल्ट स्टेटमेंट होता है, इसमें एल्स स्टेटमेंट होता है। तो ये मेन हो गए जो डेटा टाइप के रेफरेंस में था और ऑपरेटर के रेफरेंस में था। बाकी आप ये भी दो कंसीडर कर सकते हो। अब बच्चों आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. यस चलिए देखते हैं। यहां पे जो स्ट्रक्चर बताया गया था उसके रेफरेंस में थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जांपल भी दे दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। ये यहां पे चॉइस वेरिएबल, जैसे मैंने बताया था कि स्विच के गोल वाले ब्रैकेट में चॉइस वेरिएबल डालते हैं, तो यहां पे देखिए चॉइस वेरिएबल को ए माना जा रहा है और उसमें 1 ले लिया गया। अब यहाँ पे 1 का मतलब केस 1 ढूंढेगा, तो केस 1 ये आपका मैच हो जाएगा, और यहाँ पे आपका प्रिंटिंग में क्या लिख दिया गया, 1 लिख दिया गया, तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि ये ब्रेक मिल गया है तो यहीं से आप सीधे बाहर आ जाओगे, आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने प्रिंटिंग स्टेटमेंट सामने लिख दिया है स्पेस देकर, तो आप सामने लिख सकते हो, और अगर चाहो तो जैसे कि नीचे लिखा जाता है तो नीचे आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे ये केस 1 हो गया, केस 2 हो गया, केस 3 हो गया, और लास्ट में आपका ब्रेक हो जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया, और लास्ट में ये आपका डिफॉल्ट हो गया। तो क्योंकि वहां पे 1 प्रिंट कराया था, इसलिए आउटपुट आपका 1 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों ये एक डेफिनेशन है जो आपको क्या सारे बच्चों को याद करनी ही करनी पड़ेगी। क्या है डेफिनेशन ये? एक बार मैं इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सही कर दूं। हाँ ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आती भी है। फॉल थ्रू कंडीशन या फॉल थ्रू सिचुएशन, ये क्या होता है देखिए।
यहां पे है फॉल थ्रू कंडीशन ऑब्लिक सिचुएशन इन जावा occurs when you miss out a break statement in between the different cases in switch statement. फॉल थ्रो कंडीशन तब अकर होती है, तब पाई जाती है जब आप स्विच केस में किसी भी स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट गायब कर देते हो, यानी किसी भी केस में ब्रेक स्टेटमेंट अगर आपने हटा दिया तभी ये आपका आएगी सिचुएशन, कंडीशन बनेगी, अदरवाइज ये सिचुएशन नहीं आएगी, ये इसमें कहा जा रहा है। अब इसमें होता क्या है, अगर ये हो गया, सिचुएशन आ गई, if the break statement is omitted then the other case also gets executed. अगर ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिया जाए या किसी तरीके से नहीं लिखा गया, गायब हो गया, तो उस केस में बच्चों आप याद रखिएगा कि चॉइस दी थी आपने 1, तो 1 के हिसाब से केस 1 चलना चाहिए था, लेकिन जैसे यहां पे हुआ, अभी ऊपर वाले प्रोग्राम में आपने क्या देखा कि यहाँ पे चॉइस 1 दे दी गई थी, तो केस 1 आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ और ये 1 आउटपुट आपका प्रिंट हो गया, और क्योंकि ब्रेक था इसलिए ब्रेक से आप सीधे स्विच केस से बाहर आ गए थे। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फॉल थ्रू कंडीशन को समझाया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि आपने चॉइस अभी भी वही सेम प्रोग्राम लिया है, केस चॉइस के अंदर 1 ले लिया है आपने और सारे केसेस आपने वैसे ही लिखे हैं, और केस 1 के अंदर 1 प्रिंट कराया, केस 2 में 2 प्रिंट कराया, केस 3 में 3 प्रिंट कराया और डिफॉल्ट में रॉन्ग चॉइस प्रिंट कराई। चेंज क्या किया कि ब्रेक स्टेटमेंट गायब कर दिए। आप जरा ध्यान दीजिए, जब ये केस 1 आएगा तो केस 1 केस चॉइस 1 आएगी तो केस 1 से आपका मैच कर जाएगी, ये वाला बिल्कुल सही है, और आपका ये 1 प्रिंट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। ये तो पुराने वाले प्रोग्राम की तरीके से ही एग्जीक्यूट हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या आई, अब इसके नीचे जैसे ही वो बढ़ेगा कंपाइलर, तो आपका यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। उस केस में क्या करेगा, वो केस 2 में भी चलाएगा, केस 2 में भी चलाएगा और 2 भी प्रिंट करा देगा और फिर ढूंढेगा इसके बाद कि ब्रेक है, नहीं है, तो वो केस 3 में भी आ जाएगा और केस 3 में 3 भी प्रिंट करा देगा। अब ढूंढेगा ब्रेक मिल रहा है, उस केस में ब्रेक नहीं है तो डिफॉल्ट केस में भी आ जाएगा और रॉन्ग चॉइस भी प्रिंट करा देगा, और उसके बाद फिर प्रोग्राम एंड होगा। यानी यहाँ पे शर्त यह है कि अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो कि ब्रेक एक ही केस एग्जीक्यूट हो, तो इसका मतलब हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट होना ही चाहिए। अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है किसी भी केस के अंदर और चॉइस वही दे दी आपने, तो वो केस का तो काम होगा सही सही, लेकिन उसके नीचे के जितने केसेस हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो रहा होगा, उसको मैं क्लियर कर दूं। डाउट क्या है, डाउट ये है बच्चों कि मान लीजिए हमने यहां पर केस 3 में ब्रेक लगा दिया, सपोज दैट केस 3 में ब्रेक लगा दिया और चॉइस दे दी हमने बच्चों यहां पर 2, चॉइस दे दी हमने 2। अब यहां पे आप पहले वाले का तो रिजल्ट देख चुके हो, 1 2 3 और रॉन्ग चॉइस सब प्रिंट हो गया था। अब बच्चों आप सोच के बताओ, यहां पर केस 3 में ब्रेक लगा है और चॉइस है 2, तो क्या क्या प्रिंट हो जाएगा आउटपुट? सर 2 और 3। और बच्चे सोच के बताएं। देखिए अपनी अपनी ओपिनियन रखना जरूरी है, उससे क्या होता है कि आपका विल पावर बढ़ती, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। बताएं। Yes, sir. 2 सर and 3. हाँ, जैसे एक बच्चे ने कहा 2 और 3, एक बच्चे ने कहा 2, और कोई ऑप्शन? सर 1 2 3। 1 2 3, ठीक है, इतने ही कॉम्बिनेशन बन सकते थे। अच्छा, ये चीज तो सब लोग कॉन्फिडेंस में है ना कि रॉन्ग चॉइस तो नहीं प्रिंट हो सकता। सारे बच्चे कॉन्फिडेंट हैं? यस सर। Yes, sir. क्यों कॉन्फिडेंट हैं? सर क्योंकि कंडीशन मैच है। नहीं, रॉन्ग चॉइस क्यों नहीं आएगा और सब कुछ आ सकता है? सर क्योंकि ब्रेक लिखा हुआ है तो Yes, कंपाइलर yes, yes, कंट्रोल yes. बाहर चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि केस 3 में ब्रेक मिल जा रहा है, तो ब्रेक मिलने का मतलब उसके नीचे कोई भी स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा, ये खास बात है ब्रेक की। इस वजह से रॉन्ग चॉइस कभी नहीं आ सकती इस प्रोग्राम में इस समय। अब आपको यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। देखिए बच्चों ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन था और रिजल्ट भी हमें पता चल गया कि हाँ कंफ्यूज हैं कुछ लोग।
जब आपने चॉइस 2 दी तो बच्चों याद रखिएगा वो सबसे पहले आएगा तो केस 1 से ही मैच करेगा। तो जब केस 1 से मैच करेगा तो 2 मैच होगा क्या? 2 मैच होगा? No, sir. नहीं मैच हो sir. सकता क्योंकि 1 2 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो जब मैच नहीं होगा तो केस 1 के अंदर जो भी प्रिंटिंग या कैलकुलेशन की गई है वो भी नहीं होगी बच्चों, कंफर्म। जब चॉइस 2 है और तो 2 1 से मैच नहीं होता है तो इसका मतलब केस 1 के अंदर जो भी है वो कुछ भी चलेगा नहीं। तो उस मामले में अब क्या करेगा कंप्यूटर? अब वो केस 2 पे ले आएगा क्योंकि केस 1 तो मैच ही नहीं हुआ है। अब क्योंकि केस 2 मैच हो गया आपका, 2 2 2 मैच हो जाएगा आपका, तो उस समय आपका ये इसके अंदर जो भी कराया गया है वो होगा। तो 2 यहां पे प्रिंटिंग है तो इसलिए 2 प्रिंट हो जाएगा आपका। तो सबसे पहला आउटपुट आ जाएगा आपका 2। अब ये ब्रेक को ढूंढेगा, ब्रेक तो मिला नहीं हमें, तो उस केस में क्या करेगा? ये केस 3 में भी आ जाएगा और केस 3 के अंदर प्रिंट कराया गया है 3, तो इसका मतलब ये 3 भी प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर ये ब्रेक ढूंढेगा। अब क्योंकि ये ब्रेक मिल गया है तो यहीं से ये सीधे बाहर आ जाएगा। तो यानी कि अगर 2 चॉइस दी है तो 2 चॉइस में 2 मैच होगा, 2 प्रिंट कराएगा। अब ब्रेक ना मिलने पर 3 में आ जाएगा, 3 भी प्रिंट करा देगा और ब्रेक मिल गया तो बाहर चला गया। तो 2 3 आंसर आया है। अब जिसके भी जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे कि ये क्यों आया है। अब हम यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं कि अभी भी अगर कुछ रह गया हो, क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पे आपका तो एक तो ये थ्योरी में पूछा जाता है फॉल थ्रो क्या है, और एक आपका इसका आउटपुट पूछा जाता है। तो आउटपुट पूछ दिया तो उसमें तो दिक्कत आई जाएगी। थ्योरी तो मान लीजिए आप याद कर सकते हो, लेकिन आउटपुट तो आपके दिमाग में जब वो चीज गई होगी तभी चल पाएगा। अब बच्चों बताइए कि मैंने केस 3 में यहां ब्रेक लगा रखा है, ठीक है, और चॉइस हमारी 1 है इस समय, तो अब रिजल्ट क्या आएगा? So 1 2 3. Sir, 1 2 3. Sir, 1 2 3. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उस बच्चे से जिसने पहले वाले इससे जस्ट पहले वाले प्रोग्राम में 1 2 3 बता दिया था प्रिंट होगा। क्या नाम है? हिम्मत करके बताइए। सर हमने बोला था। नाम बता दीजिए बेटा, मैं आप लोगों को सर देख नहीं पार्थ। रहा। पार्थ? पार्थ। हाँ Yes, sir. पार्थ बेटा, तो वहां पे आपने बता दिया था, ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, 9th के हो। लेकिन यहाँ पर अब मैं जो क्लियर कर चुका हूं उसके हिसाब से पार्थ बताओ यहाँ पर अभी क्या आएगा अगर चॉइस 1 है? सर 1 2 3 है। 1 2 3 आ जाएगा। तो यानी कि अब आप सब सारे लोगों को फॉल थ्रो कंडीशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टाइम, बच्चों लास्ट टाइम मैं बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम ये बिल्कुल सही सही मैच करता है। तो केस ए इज इक्वल टू 1 दिया है तो इसका मतलब वो 1 केस से ही सही टाइम पर मैच होगा। अगर यहाँ 2 दिया होता तो चाहे जितने केस दिए गए हैं वो 2 पे ही जाएगा सीधे। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये मैचिंग का कोई खेल नहीं है। रियल में क्या है, स्विच का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपका क्लास में आप बैठे हो, ठीक है, ये क्लास में बैठे हो और ये मैंने यहाँ पर चेयर्स लगा रखी हैं, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, यहाँ बैठ सकते हो, ठीक है। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, एक तो हम ऐसे कह सकते हैं, ये मान लीजिए नंबर 1 सीट पे कोई बच्चा बैठा है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये 1 वाला बच्चा जो है कुछ शैतानी ज्यादा कर रहा है, ये 2 वाले के साथ बातें कर रहा है, इस टाइप का कुछ भी कर रहा है, तो डिस्टरबेंस ज्यादा हो रहा है, और ये दोनों लोग फ्रेंड हैं। तो हम आपसे ये कह सकते हैं, आपका जो भी नाम होगा, कि बेटा आप यहाँ से उठो और आप यहाँ आ जाओ, और ये 4 वाले से कह दें बेटा आप यहाँ से उठो आप यहाँ आ जाओ, और ये एक दूसरे को 4 और 2 वाले लोग पहचानते नहीं है। तो ऐसा एक तरीके से कह सकते हैं। अब एक तरीका और है जो इस प्रोग्राम से रिलेटेड है। हम आपसे कहें, आपका नाम लें और आपसे कहें बेटा आप यहां से स्विच हो जाओ यहां पर, यहां से स्विच हो जाओ यहां पर, और 4 वाले से कहें आप बेटा वहां से स्विच होकर यहां आ जाओ। तो इसका क्या मतलब हुआ? वही तो मतलब हुआ जो हिंदी में कहा था अभी हमने। यस सर। तो स्विच का मतलब क्या हुआ? स्विच का मतलब है कंट्रोल सीधे उठ के चला जाएगा वहां पर, यानी कंट्रोल सीधे उसी जगह पे चला जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी
स्टार्टिंग में जब पढ़ाते समय मैंने बताया कि चॉइस 2 अगर है तो पहले केस 1 से मैच होगा, ये मैच नहीं हुआ तब केस 2 पे आएगा। तो ये एग्जैक्टली ये बात नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने कह दिया था, लेकिन ये बात नहीं है। चॉइस 2 का मतलब है बच्चों वो सीधे स्विच 2 करेगा, स्विच 2, वो 1 से उसको कोई लेने देना नहीं है। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में 2 है तो वो सीधे केस 2 पे ही आएगा, वो मैच एच नहीं कर पाएगा 1 से। सीधा सीधा ये अपने दिमाग में रखिए कि वो 1 से मैच एच नहीं करेगा। 2 का मतलब है स्विच 2, यानी सीधे वो केस 2 पे स्विच कर जाए कंट्रोल, ये है इसका मतलब। तो इस मामले में क्या हुआ कि 1 से कोई लेने देना नहीं, जो चॉइस यहां दी है उसी चॉइस पे या उसी केस की चॉइस से सिमिलर जहां पाएगा वहां पे जाएगा, उससे ऊपर चाहे जितने दिए हों केस उनसे उसको कोई लेने देना नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है। आ गया समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं। और बच्चों मैं ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दूं या कह दूं कि इसके नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। रजिस्टर जो भी बच्चा यहाँ पे ये गड़बड़ कर देगा कि वो स्क्रीनशॉट के कहीं फोल्डर बना लिया, वहां पे कलेक्शन कर रहा है लेकिन वो नोट्स नहीं बना रहा है, तो क्या होगा कि ये सब बेकार की चीजें होती हैं कि हम कहीं हार्ड डिस्क में रख दें, कहीं मोबाइल में हमने फोल्डर बना के रख दिया, वो सब उड़ सकता है। पता नहीं कब कौन सा वायरस आ जाए, कौन सा क्या आ जाए, वो सब उड़ जाएगा। रजिस्टर आपका कम से कम आपके आंखों के सामने रहेगा, घर पे है, तो उसको आप 4 बार पढ़ सकते हो पलट के। और स्क्रीनशॉट में कहाँ तक आप ढूंढोगे, उसको ऊपर किया उसको ऊपर किया, तो वो बहुत ही लेंदी काम है, इसलिए वो काम ना कीजिएगा। आपको बीच में एक दिन मिलता है तो नोट्स जरूर प्रॉपर बनाइएगा स्क्रीनशॉट से, ठीक है। अब हम लोग सीधे प्रोग्राम पे आते हैं। यहां पे पहला प्रोग्राम है WAMDP, इसका मतलब है राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। इसको बच्चों मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग ही कहते हैं। ये स्विच केस की प्रोग्रामिंग कहो वर्डिंग में, या मेनू ड्रिवन प्रोग्राम कहो, दोनों कहते हैं। तो राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर, 2 नंबर इनपुट करना है, एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस। तो यहां पे बच्चों आप कैसे जानोगे कि ये प्रोग्राम स्विच केस से बनना है? तो आप ऐसे समझ लो कि मेनू ड्रिवन, मेनू वर्ड आ जाए कि मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग है, या लास्ट में कहीं लिखा मिल जाए अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस, यूजर चॉइस कहा जाए, तो आप समझ जाओ कि ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम यानी स्विच केस की बात हो रही है। स्विच केस के प्रोग्राम को यहां पर बनाना है। चलिए देखते हैं चॉइस क्या है, कि 2 नंबरों में क्या क्या परफॉर्म कराया जा सकता है। कि अगर हम चॉइस 1 दे दें तो इन दोनों नंबरों का एडिशन हो जाए, चॉइस 2 दे दें तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, चॉइस 3 दे दें तो मल्टीप्लाई हो जाए, चॉइस 4 दे दें तो डिवीजन हो जाए। यानी इतने सारे टास्क, मतलब टास्क हमारा क्या था रियल में? टास्क हमारा था अर्थमेटिकल कैलकुलेशन कराना, अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को 2 नंबर में परफॉर्म कराना है। अब क्योंकि अर्थमेटिक में कोई एक बात तो होती ही नहीं है, ये वही वाला एग्जांपल है कि आप चारबाग से जाओगे, आप यहाँ राजापुरम से चारबाग होते हुए हजरतगंज जाओगे, या आप ये लालबाग वाला रास्ता पकड़ोगे बीच से गलियों से होते हुए, या चौक वाला रास्ता पकड़ोगे, या वो मेडिकल कॉलेज वाला। तो टास्क हमारा क्या था? हजरतगंज पहुंचना। ऐसे टास्क हमारा क्या है? अर्थमेटिकल परफॉर्म कराना। अब उसमें ऑप्शन दिए गए कि ये वाला तरीका यूज करना है, या ये वाला तरीका यूज करना है, या ये वाला या ये वाला। अब यहां पे बच्चों आपको थोड़ा सा नया काम करना पड़ेगा। क्या? कि अभी जो भी स्टार्टिंग से प्रोग्राम मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मैंने स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग बताया था, स्टेप्स बताए थे। जल्दी से हमें रिवाइज कराएं। पहला स्टेप क्या था? 4 स्टेप थे प्रोग्रामिंग करने के, रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। स्टेप्स ऑफ प्रोग्रामिंग जब पहला दिन। सर वेरिएबल डिक्लेरेशन। बहुत सही, आराम से Variable बोलिएगा। declaration. वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये पहला था। फिर दूसरा इनपुट स्टेटमेंट। Input statement. Sir, input statement. बहुत अच्छा, इनपुट स्टेटमेंट। तीसरा Sir, calculation. Any calculation. एनी कैलकुलेशन। चौथा Output printing. Output printing. Sir, output printing. या रिजल्ट प्रिंटिंग। ठीक, बहुत अच्छा। ये आपको याद होना चाहिए कि कोई भी प्रोग्राम बनना, ये स्टेप आपको फॉलो करने ही करने हैं।
अब यहाँ पे इन स्टेप्स में थोड़ा सा हम यहाँ पे बदलाव कर रहे हैं, ये स्विच केस के लिए है, ये तो रहेंगे, थोड़ा सा बदलाव है। इसमें क्या होगा बच्चों, सबसे पहला आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक, वेरिएबल डिक्लेरेशन। उसके बाद नंबर 2 में होगा आपका इनपुट स्टेटमेंट, ये तो अभी सिमिलर चल रहा है, इनपुट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद तीसरा यहां पे चेंज हो रहा है, यहां पे ड्रॉ मेनू, मेनू बनाओ। मेनू का मतलब है 1 फॉर ये, 2 फॉर ये, 3 फॉर ये, या A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, मेनू बनाओ। चौथा है आपका इनपुट चॉइस, ये इनपुट स्टेटमेंट वो थे जो 2 नंबर इनपुट करने, जिसके ऊपर वर्क परफॉर्म करना है, और यहां पर क्या है, ये इनपुट चॉइस। चॉइस। उसके बाद जो है फिर आपका यहां पर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है स्विच, और स्विच के अंदर चॉइस वेरिएबल होगा, और उसके बाद आपके केसेस चालू हो जाएंगे, और केसेस के अंदर जब जाओगे आप, तब यहां पे बच्चों आएगा आपका एनी कैलकुलेशन, एनी कैलकुलेशन, और उसके बाद आउटपुट प्रिंटिंग। ये 4 के बाद 5 यहां लिख रहा हूं मैं, और 6 यहां लिख रहा हूं, आउटपुट प्रिंटिंग। फिर आपका ब्रेक लग जाएगा, और ये जो हुआ है केस के अंदर, यही फिर बार बार रिपीट होगा। बस केस 2 के अंदर एनी कैलकुलेशन आउटपुट, केस 3 के अंदर एनी कैलकुलेशन आउटपुट, केस 4 के अंदर एनी कैलकुलेशन आउटपुट, ऐसे चलता चला जाएगा, और लास्ट में डिफॉल्ट, वही डिफॉल्ट केस आ जाएगा और रॉन्ग चॉइस हो जाएगी। तो इसमें नया क्या बढ़ा, नया आपका बच्चों यहां पर ये बढ़ा है, मेनू बनाना है और चॉइस इनपुट करना है, और जो कैलकुलेशन और आउटपुट है वो आपका केस के अंदर रहेगा, कैलकुलेशन और आउटपुट केस के अंदर रहेगा। ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। जल्दी से रिवाइज कीजिए अपने अपने मन में, क्या करना है, पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन वही है, फिर इनपुट स्टेटमेंट वही है, फिर यहां पे नया बढ़ गया मेनू बनाओ, मेनू के क्वेश्चन में दिए ही होगा किसके अकॉर्डिंग मेनू बनाना है, फिर चॉइस इनपुट करो, यानी ये 1 2 3 या ABCD चॉइस इनपुट करो, और उसके बाद फिर आपका स्विच केस स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा, जिसमें केस के अंदर आपको एनी कैलकुलेशन करना है, ये आपका जो 3rd पॉइंट था यहाँ पे 5th पॉइंट हो गया, और फिर जो लास्ट में आउटपुट होता है ये 6 पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पर 4th पॉइंट है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अभी आप तुरंत के तुरंत याद ही कर लें, ये आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपको जरूर याद हो जाएगा वर्क परफॉर्म करते समय। चलिए वर्क परफॉर्म करके देखते हैं, तो आपको जल्दी से ये चीज हम दिखा देते हैं। तो ये स्टेप हमारे कैंसिल हो गए, अब हमें ये जो साइड में मैंने स्टेप लिख रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ये काम करना है। देखिए स्ट्रक्चर याद होने का मतलब है रास्ता याद है, जब किसी जगह पे पहुंचना है उसका रास्ता हमें याद है, तो इसका मतलब वो चीज हम कर ले जाएंगे। तो देखिए आप यहां पर आपका जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है स्कैनर क्लास तक फिक्स होता है, वो तो आपको वैसे उतार देना है, उतार दिया। उसके बाद आप देखिए नंबर 1 यहां पे क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो देखिए 2 नंबर में हमें प्लस माइनस करना है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। अब कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे डबल लेने का क्या सेंस हो सकता है, इंटीजर में तो कर सकते थे हम लोग, डबल क्यों लिया गया? सर डिवीजन करना है तो अगर बिल्कुल 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 बेटा, क्या नाम है आपका बेटा? देवांशी। देवांशी आप बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे बहुत खुशी है कि हर चीज को आप ध्यान दे रही हो। तो बच्चों यहाँ पे डबल इसलिए ले लिया गया क्योंकि जावा की एक ये प्रॉब्लम कह लीजिए, चाहे ये प्रॉब्लम है कि जावा हर चीज को कैलकुलेशन के समय, अगर वो इंटीजर कैलकुलेशन कर रहा है तो इंटीजर में ही रिजल्ट देगा, भले ही वो डिवाइड हो रहा हो, और डिवाइड के हिसाब से तो मैथ में हमारा पॉइंट वाली वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन इंटीजर कैलकुलेट करेगा तो इंटीजर में ही रिजल्ट देगा, फ्लोट कैलकुलेट करेगा तो रिजल्ट फ्लोट में ही होगा, इस तरीके से वो करता है।
तो अब हम यहाँ पे जब दो नंबर को डिवाइड करेंगे, तो अगर हमने बाई चांस ए और बी को इंटीजर ले रखा होता, ए बी सी को, तो इंटीजर इंटीजर कैलकुलेट करता है डिवाइड में, तो क्या कर देता, वो वहां पर पॉइंट वाली वैल्यू आनी चाहिए मैथ के हिसाब से। मान लीजिए 5 डिवाइडेड बाई 2 करता तो 2.5 आना चाहिए, लेकिन वो पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता, सिर्फ 2 ले लेता, 0.5 छोड़ देता। इस वजह से हमने यहां पर डबल लिया है। फिर उसके बाद ये चीज कभी भूलिएगा नहीं, क्या, ये स्विच INT-CH जो लिया है, ये चॉइस वेरिएबल है हमारा, ये चॉइस है। तो अगर आपने सारे वेरिएबल इंटीजर ले रखे होते तो ये CH को हम यहीं पे कॉमा लगाकर C के बाद कॉमा CH लिख देते, लेकिन क्योंकि वो ऊपर डबल ले लिए हैं, इसलिए यहाँ पे INT को CH को अलग रखा है हमने, बिल्कुल डिफरेंट अलग रख दिया है। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो CH वाला वेरिएबल है, ये या तो इंटीजर टाइप का होगा और या तो कैर टाइप का होगा। कैरेक्टर अगर चॉइस होती है ABCD, तो क्योंकि CH को हम चॉइस वेरिएबल मान रहे हैं, तो ये कैर हो सकता है या इंटीजर हो सकता है, दो ही हो सकता है। स्ट्रिंग के प्रोग्राम बनाने के लिए मिलेंगे ही नहीं आपको, ना ही किसी बुक में, ना ही कोई टीचर बताएगा, लेकिन हमने वो बता दिया है आपको कि स्ट्रिंग भी चलता है इसमें प्रैक्टिकली करके। तो CH जो है या तो इंटीजर में लोगे या तो कैरेक्टर में लोगे, बस ये याद रखना है। अब उसके बाद क्या हो, और ये चॉइस वेरिएबल। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे डाउट क्लियर कर दें, चॉइस का मतलब ये नहीं है कि CH ही वेरिएबल लेंगे, आपकी मर्जी, आप जो नाम लेना चाहो। जैसे मान लीजिए यहाँ X रखना चाहते हो तो INT-X रख दो, बस मन में याद होना चाहिए कि X को हम चॉइस वेरिएबल मान रहे हैं। अब क्योंकि ये आदत में है कि यहाँ मिलती जुलती चीजें होनी चाहिए, इसलिए CH जो है चॉइस के लिए हमने लिया है। और हर बुक में भी आप देखोगे या तो चॉइस ही ले लिया जाएगा, पूरा पूरा चॉइस लिखा होगा, या CH लिखा होगा, लेकिन आप इसको जो चाहो, जैसे कि अभी ऊपर आपने देखा था, ऊपर वाले प्रोग्राम में A नाम लिया गया था, तो यहां पर A भी आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बस वो ये ऊपर वाले वेरिएबल से मैच ना करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये, हाँ, ये हमारा स्ट्रक्चर था, इसको लेते हुए बढ़ना है। तो पॉइंट 1 हमारा हो गया बच्चों। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। पॉइंट 2 में हमारा देखो क्या है, इनपुट स्टेटमेंट। तो प्रोग्राम के हिसाब से हमें क्या इनपुट करना था बच्चों, बताएं, प्रोग्राम के हिसाब से। सर 2 नंबर और चॉइस। हाँ, तो चॉइस को हम इनपुट स्टेटमेंट है, लेकिन यहां से अलग मानेंगे, उसको इनपुट चॉइस ही अलग रखो तो ज्यादा बेटर है। तो यहां पर क्या है कि आपने यहां पर वो चीज इनपुट करनी है जिसको लेकर कैलकुलेशन करनी है, वो चीज यहां पे आएगी। तो क्योंकि 2 नंबर को लेकर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो इसलिए यहां पर एंटर एनी 2 नंबर मैसेज दिया गया है। मैसेज देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनपुट करोगे, प्रोग्राम रन कराओगे और ये मैसेज नहीं दिया है, तो जो आउटपुट स्क्रीन होती है उस पर कुछ लिख के ही नहीं आएगा कि क्या इनपुट करना है, तो आप सोचते रहोगे कि प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या चक्कर है। लेकिन मैसेज दिया होगा तो पहले मैसेज आ जाएगा, और मैसेज देखकर आप कीबोर्ड से टाइप करोगे और आपका इनपुट हो जाएगा, ये चीज है। तो आपने मैसेज देखा, आपने 2 नंबर दे दिए, मान लीजिए आपने यहाँ 10 दे दिया और यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 दे दिया, तो A और B की मेमोरी में 10 और 2 स्टोर हो गए। A नाम की मेमोरी है जिसमें आपका 10 स्टोर हो गया, और B नाम की मेमोरी है जिसमें आपका 2 स्टोर हो गया। ये हो गया बच्चों। अब उसके बाद हमारा इनपुट स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब हम लोग कहां जा रहे हैं, थर्ड स्टेटमेंट पे। क्या है, ड्रॉ मेनू। तो मेनू में आपको बताया गया था कि 1 का मतलब एडिशन, 2 का मतलब सब्ट्रैक्शन, 3 का मतलब मल्टीप्लाई, 4 का मतलब डिवीजन। तो बच्चों यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि आप ने कॉपी का पैसा दिया होता है, एग्जाम में कॉपी का पैसा दिया होता है, तो क्यों हम शॉर्टकट में लिखें, तो आप लॉन्ग कट में लिखो। तो उसके हिसाब से हर एक चॉइस का अलग SOPLN होना चाहिए। तो पहला SOPLN में लिखा हमने, क्योंकि ये चीज इनपुट करनी है इसलिए एंटर वर्ड लिख दिया है। यहाँ पे भी ये चीज इनपुट करनी थी इसलिए एंटर वर्ड था, यहाँ पे भी ये चीज इनपुट करनी है कि 1 2 3 4 क्या है, इनपुट करना है, इसलिए एंटर वर्ड लिखा है। तो एंटर 1 फॉर एडिशन है, ये बताया गया। एंटर 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, एंटर 3 फॉर मल्टीप्लाई, एंटर 4 फॉर डिवीजन, ये बताया गया आपको। ठीक है, ठीक है, बता दिया गया। तो ये प्रिंटिंग होगी और जस्ट नीचे उसके लिखा होगा एंटर एनी वन अबव चॉइस। ये किस लिए है? यस बेटा। सर ये जो आपने आधा घंटे स्टेटमेंट पे लिखा
has enter मैं 1 for addition, बेटा अभी वहां पे 2 for subtraction. So sir इसको पूरा 1 मिनट मैं अभी वहीं पे आ रहा हूं, क्योंकि मैंने अभी एक बात कह दी थी कि हमने कॉपी का पैसा दिया है तो हमें साफ सुथरा अलग अलग बनाना चाहिए। अभी मैं उस पे भी आऊंगा जो आप पूछने जा रहे हो। तो ये मेनू डिस्प्ले होने के बाद में नीचे एक मैसेज आएगा या आना चाहिए, एंटर चॉइस, या आप जैसे मैंने लिखा है एंटर एनी वन अबव चॉइस, ऊपर दी गई चॉइस में से कोई एक चॉइस इनपुट कीजिए। ये पूरा फुल मैसेज है, और बाकी ये अंडरस्टेबल है, आप सीधे एंटर चॉइस लिख सकते हैं। और चॉइस लिखने के बाद में फिर चॉइस लिखने से थोड़ी चॉइस इनपुट हो जाएगी, वो तो एक इनपुट स्टेटमेंट है ना, और आपने एंटर कीवर्ड लिख ही रखा है, तो इसका मतलब sc.next int लिखना पड़ेगा, देन जाके आपका यहाँ पे जो टाइप करोगे चॉइस 1 2 3 4 में से, वो आपका ch नाम की मेमोरी में चला जाएगा। तो मान लीजिए आप यहाँ पर हम कह देते हैं कि ch के अंदर आपने चॉइस दे दिया 1, तो ये ch नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर चॉइस आपने दे दिया 1, ये 1 भी इनपुट हो गया। उसके बाद अब आती है आपकी ये नीचे वाला स्ट्रक्चर, स्विच केस वाला। चॉइस के बाद ही आपका स्विच लिखना है बच्चों, ठीक है। तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसके हिसाब से हम लोग यहां नीचे आए, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जिससे कि क्लियर हो। अभी तक अच्छा हाँ, वो वाली चीज क्लियर कर दें, ये मेनू बनाने वाली। बच्चों अगर आप चाहो तो ये एक ही अगर उसमें आप लिखना चाहो SOPLN के अंदर, ये 4 बार अलग अलग नहीं लिखना है, आपकी मर्जी, आप लिख सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे जहां पे मेनू बनाना था वहां पे आप एक ही SOPLN लिखोगे, SOPLN, और उसमें बच्चों आपको क्या कर देना होगा, आपने लिखा एंटर, और यहां पे लिखा 1 इज इक्वल टू एडिशन। और फिर बच्चों आप क्योंकि चाहते हो कि ये लाइन चेंज करके आए नीचे, तो आपको यहां पे /n का यूज करना पड़ेगा। /n से क्या होता है, लाइन चेंज हो जाती है ना। तो /n लिखा, फिर लिखा आपने 2 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन, फिर /n लगाया, ऐसे मैं नीचे लिख दे रहा हूं, 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद /n लगाया, और 4 इज इक्वल टू डिवीजन, और फिर डबल कोट्स आपने बंद कर दिया। तो वो जो 4 लाइनों में चीजें लिखी थी वो एक लाइन में ही हो गई। एंटर 1 फॉर एडिशन हो जाएगा, फिर ये लाइन चेंज करके ही आएगा बच्चों, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 3 फॉर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 फॉर डिवीजन। आपने एक ही SOPLN में लिखा है, लेकिन जब ये प्रिंट होगा तो ये ऐसे प्रिंट होगा, 1 इज इक्वल टू एडिशन, 2 इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन, ये लाइन चेंज होके प्रिंट होगा क्योंकि हमने /n लगा दिया है, 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, और 4 इज इक्वल टू डिवीजन, ये लाइन चेंज करके ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, यही पूछ रहे थे आप? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। और उसके बाद फिर आपका एंटर चॉइस मैसेज आएगा। इतना लिखने के बाद फिर यहां पे SOPLN में एंटर चॉइस, ये आएगा, ठीक। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं। ये समझने वाली बातें हैं, इसलिए जो है इसको जो आपका स्क्रीनशॉट है वो नहीं दिया जाएगा। आप खुद ही अपने जगह पे जहां जहां आपको लगे कि स्क्रीनशॉट कहीं कहीं ले लेना चाहिए, वहां ले सकते हैं। तो ये हमारी चीजें हो गई। अब हमारा चॉइस भी इनपुट हो गया। चॉइस इनपुट करने के बाद में अब फिर हमारा स्विच स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। यहां पे स्विच पे आ गए, ठीक है। तो क्योंकि चॉइस हमने यहां पर 1 दिया है, चॉइस हमने यहां पर 1 दिया है, तो वो केस 1 में चला जाएगा। और केस 1 में ए में क्या था, 10 था, बी में क्या था, 2 था, तो ये 10 + 2 हो जाएगा, और सम आपका 12 सम आ गया। और यहां पर ये क्या किया आपने, ये 5th स्टेटमेंट यूज किया है, एनी कैलकुलेशन। और उसके बाद बच्चों यहां पर
आपने तुरंत के तुरंत प्रिंट करा देना है। तो आपने यहां पर आउटपुट स्टेटमेंट में लिख दिया कि मैसेज देकर सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू, और सी लिख दिया। तो सी में आपका क्या था, सी में 12 था, तो 12 प्रिंट हो जाएगा। अब यही प्रोसेस बार बार आप रिपीट कर सकते हो कि चॉइस हमने अगर 2 दे दी होती तो ये स्विच से सीधे 2 पे आता, 2 पे आता और 10 माइनस 2 8 रिजल्ट दे देता, 8 प्रिंट हो जाता। यहीं पे अगर चॉइस हमारी 3 होती तो ये केस 3 पे आता और 8 इंटू 10 इंटू 8 10 इंटू 2 कर देता। तो आपका यहां पर 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20 हो गया, 20 प्रिंट हो जाता। और यहीं पे चॉइस अगर आपकी 4 होती तो केस 4 में ही आता, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, केस 4 में आता और 10 डिवाइडेड बाई 2 करता तो आपका 5 आ जाता, या 5 पॉइंट, क्योंकि हमने डबल में लिया है तो ये सारी वैल्यू 0.0 लगा देगा कंप्यूटर अपने आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब लास्ट वाला, मान लीजिए आपने 1 से 5 के अलावा, यस बेटा पूछना सर है ये कुछ? आपने सी हर, हाँ सर जो आपने ये सी वेरिएबल लिया है सर, वो केस 1 में भी लिया केस 2 में, तो सर अगर सी वेरिएबल को ऐसे चेंज कर दें, केस 1 में एस ले फिर केस 2 में हाँ, कुछ और ले। मैं बिल्कुल कोशिश करता हूं कि जब मैं बोलूं, आप एक चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा, जब मैं बोलूं हाँ बच्चों पूछो, तो इसका मतलब है मैंने सारी चीजें बता दी हैं। और अगर मैं बता ही रहा हूं इसका मतलब वो चीज जरूर आएगी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत लंबी हो चुकी है आप लोगों के साथ में। तो इसलिए मुझे हर चीज याद है कि ये चीज बच्चों के दिमाग में आएगी ही आएगी, या ये आ सकती है। बहुत रेयर केसेस में होता है कि 1% 2% कोई नया क्वेश्चन कोई पूछ दे, वरना कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हम बता ना दें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपकी ये बात बता दे रहा हूं। तो चलेगा कोई एक ही, क्योंकि ब्रेक लग जा रहा है ना, तो ब्रेक से सीधे बाहर, ब्रेक से सीधे बाहर, ब्रेक से सीधे बाहर, और ये आपके चारों में से जो भी एक चलना होगा वो चल जाएगा। उसके बाद बात आती है आपकी कि यहां पे रिजल्ट वेरिएबल मैंने सी ही ले रखा है, हर केस में सी ही ले रखा है। उसका रीजन ये है बच्चों, क्योंकि प्रोग्राम वो अच्छा माना जाता है जिसमें कम वेरिएबल लेकर और आप फुल्ली वो टास्क पूरा करा दें। टास्क पूरा हो रहा है, वेरिएबल हमने कम यूज किए, उस प्रोग्राम को अच्छा माना जाता है। तो अब यहां पे हमें मौका मिल गया ये चीज को परफॉर्म करने का कि हमारा प्रोग्राम अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेक लगने के बाद दूसरा केस तो एग्जीक्यूट होना ही नहीं है। सी की मेमोरी एक ही है, सी की मेमोरी कोई एक ही है। अब केस 1 था तो एडिशन होकर वो प्रिंट हो गया ना, और ब्रेक से आप आ जाओगे बाहर, तो इसका मतलब अब सी की जरूरत ही कहां पड़ी, क्योंकि हमें चारों चीजें ऑप्शन में दी गई हैं करने के लिए, ना कि चारों चीजें ही करानी है। हमें ऑप्शन प्रोवाइड किया गया कि 1 हो तो एडिशन करो, 2 हो तो सब्ट्रैक्शन करो, 3 हो तो मल्टीप्लाई करो, 4 हो तो डिवीजन करो, लेकिन चारों चीजें परफॉर्म नहीं करनी, चलेगी कोई एक ही। तो एक चीज चलने के लिए रिजल्ट वेरिएबल कितने चाहिए, एक ही काम चल जाएगा। इस वजह से यहां पर सी लिया गया है, क्योंकि बार बार सी का यूज नहीं होना है। अब आपकी बात कि हम रिजल्ट वेरिएबल चेंज कर दें, बिल्कुल आप स्वतंत्र हो कि आप एडिशन सी में करो, सब्ट्रैक्शन डी में ले लो और डी को प्रिंट कराना, फिर इसमें m ले लिया, m में प्रिंट करा दो, इसमें कुछ और ले लिया उस वेरिएबल को, यानी आप सारे चारों वेरिएबल्स चारों केसेस के लिए अलग अलग रिजल्ट वेरिएबल ले सकते हैं। लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाएगी कि आपका प्रोग्राम मेमोरी ज्यादा ले रहा है, तो वो अच्छा नहीं माना जा रहा है। तो दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए। अब आप सेटिस्फाइड हैं इस बात से बच्चों? समझ में आ गया ना? हाँ, यस सर। अब हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कि चॉइस दे दी आपने, मान लीजिए यहां पर 5, तो आप क्योंकि 5 चॉइस दे दी तो केस 5 है ही नहीं हमारा, उस केस में आप कहां जाओगे, डिफॉल्ट में जाओगे, ये डिफॉल्ट में, और डिफॉल्ट में यहां पे रॉन्ग चॉइस प्रिंट हो जाएगा या इनवैलिड चॉइस हमेशा लिखा जाता है, और उसके बाद सीधे स्विच केस से बाहर। अर्चित बेटा आपको समझ में आ गया? यस सर। स्विच केस बहुत ही मजेदार प्रोग्रामिंग है,
अभी सबको अच्छा भी लगेगा। हम लोगों का टाइम यार कुछ एक्सप्लेनेशन में ज्यादा चला गया, कोई बात नहीं, हम लोगों को टाइम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो है आप लोग फर्स्ट बैच में हो। फर्स्ट बैच वाले बच्चों को हमेशा फायदा होता है, क्योंकि उनको साल भर में 2 से 3 बार 4 बार तक रिवाइज करने को मिल जाता है, पूरा पूरा कोर्स रिवाइज करने को मिल जाता है। इसलिए फर्स्ट बैच में जो आते हैं वो लकी होते हैं। और बाकी फीस उतनी पड़ती है, चाहे इस बैच में पढ़ो चाहे दिसंबर में एडमिशन लो आकर। तो समझदारी वाला काम करना चाहिए। अभी भी बता दे रहे हैं कि अगर कुछ दोस्त वगैरह आपके हों, वो ज्वाइन करना चाहें, तो सारी क्लासेस की वीडियो अवेलेबल है। स्विच केस तक क्या 1 हफ्ता लगेगा, सारी वीडियो देख के आप समझ सकते हो, डेटा भी आपको मिल जाएगा। तो कोई फ्रेंड वगैरह हो तो उनको रिकमेंड कर सकते हैं प्लीज आप लोग। तो देखिए ये प्रोग्राम जब चलेगा बच्चों, तो कैसे चलेगा, स्क्रीन पे सबसे पहले आपके सामने मैसेज आएगा एंटर 2 नंबर, तो आपने 5 दे दिया और एंटर की प्रेस करके नीचे कर्सर आया, आपने 2 दे दिया। 2 देने के बाद में जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे, अपने आप एक साथ में इतना मैसेज प्रिंट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि 2 देने के बाद में यही है हमने प्रोग्राम में। और ये जो मेनू लिखा है बच्चों, ये हमने सिर्फ डिजाइन बनाई है कि हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे, अच्छा लगे देखने में, इसलिए डिजाइन बनाई है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप इसको हर स्विच केस के प्रोग्राम में लिखें, लेकिन लिख देंगे तो वो अच्छा माना जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, सीधे आप यहां से दे सकते थे। यानी कि ये जो स्टेटमेंट मैंने ऊपर दे दिया है, हाँ ये वाला, इस एसओपीएलएन की कोई जरूरत नहीं थी। अब बात करते हैं यहां पर, तो आपका क्या होगा, ये पूरा मेनू प्रिंट हो जाएगा। अब आपका क्या बनता है, मेनू पढ़ो, 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लाई, 4 फॉर डिवीजन। अब आपने यहाँ पे चॉइस 1 दे दी, तो स्विच में जाकर केस 1 पे जाएगा, वहां एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। चॉइस 4 दे दी, तो अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 वाली चॉइस में हमारा क्या था, डिवीजन हो रहा था। तो चॉइस 4 देने के बाद में एंटर की जैसे प्रेस करोगे, सीधे वो केस 4 में पहुंचेगा और डिवाइड करेगा 5 डिवाइडेड बाई 2 और 2.5 आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसी के कारण हमने यहाँ पर सारे वेरिएबल्स को डबल में लिया है। अब यहाँ पे ज्यादा मैं टाइम आपका नहीं ले सकता हूं, बस यहाँ पे एक क्लास जो कंप्लीट करनी होती है उसको मैं बता दूं कि अब और करके मैंने लिखा, यानी कि ये सेम प्रोग्राम है। मैंने बताया था चॉइस इंटीजर में होती हैं या चॉइस कैरेक्टर में होती हैं, तो यहाँ पे सेम प्रोग्राम कैरेक्टर चॉइस से मैं बस दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली आपको इंटीजर चॉइस के ही सारे प्रोग्राम मिलेंगे। कैरेक्टर चॉइस का स्कूल लेवल पे कोई टीचर जबरदस्ती बच्चों के माइंड को टेस्ट करने के लिए दे दे तो दे दे, बोर्ड में नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो कहां कहां चेंज होगा, खाली इस पे गौर करना है। देखिए इंपोर्ट वाली लाइन से लगाकर और डबल तक सेम है, कहीं कुछ चेंज नहीं हुआ। अब देखो अगला पहला चेंज क्या है आपका, आपने यहां पर कैरेक्टर चॉइस लिया, यानी सीएच कैसा था पहले, याद करके बताएं, सीएच कैसा था, इंटीजर में, बिल्कुल आईएनटी में था। अब सीएच में हमने यहां पर कैर में सीएच को ले लिया, ये पहला चेंज है। उसके बाद अब देखो ये सब आपका सेम है, ये सब सेम है। अब चॉइस इनपुट करने की जब बारी आई, तब आपका खाली चेंज हो रहा है। और ये जो बच्चे अभी तक नहीं जानते हैं या जो बच्चे भूल गए हैं, वो याद कर लें कि कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए आपको ये लाइन लिखनी पड़ती। कैरेक्टर इनपुट कराते समय स्टोर कराने के लिए sc.next पैरेंथेसिस ब्रैकेट डॉट कैरेट 0, ये लाइन से कैरेक्टर स्टोर होता है। ये आपको सेपरेट याद करनी पड़ेगी, नहीं तो इसी की वजह से आपका 1 नंबर या 2 नंबर प्रोग्राम में चला जाएगा, अगर कैरेक्टर चॉइस इनपुट करने के लिए आ गई तो। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर ये दूसरा चेंज था, तो 2 चेंज अभी तक हुए हैं बच्चों। अब देखिए तीसरा चेंज है आपका, जो केसेस बनाए गए हैं, क्योंकि अब चॉइस हमारी ABCD है या ASMD है, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, M फॉर मल्टीप्लाई, D फॉर डिवीजन। तो उसके हिसाब से यहां पर केस A लिया गया, और A हमारा कैसा है, एक कैरेक्टर है। तो बच्चों यहां पे देखो कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, ये गलती हो जाती है, बच्चे सिर्फ केस A लिख देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि A एक कैरेक्टर था, तो चॉइस के हिसाब से हमें कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में ही रखना होगा, अदरवाइज वो चीज गलत हो जाएगी। तो आपने तीसरा चेंज देखा, केस A, केस S, केस M और केस D,
न्यूमेरिक वैल्यू को सिंगल कोट से में नहीं रखा जाएगा, सिर्फ कैरेक्टर चॉइस को ही रखा जाएगा। तो ये तीसरा चेंज था। और कोई चेंज है क्या? देखो यहां पर कोई चेंज, सब वैसे ही है, कहीं कुछ चेंज नहीं, सिर्फ चॉइस इनपुट कराने का सेंस चेंज हुआ है। तो वो जहां जहां था वहीं वहीं चेंज हुआ है, बाकी कोई प्रोग्राम में चेंजेस नहीं है। अब बहुत जल्दी मैं आपको रिवाइज करा दूं, मुश्किल से 2 मिनट में, कि कहां कहां आप गलती करोगे जब प्रोग्राम लिखोगे। क्या आपसे मिस्टेक हो जाती है कि आप जब प्रोग्राम रन कराओगे, सर आपने पढ़ाया था, प्रोग्राम हमारा रन नहीं हो रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं? देखिए, एक प्रॉब्लम जो यूजुअली देखी गई है कि बच्चे ये मैसेज तो दे देते हैं एंटर चॉइस, ये मतलब प्रैक्टिकली मैंने देखा है, अभी टेस्ट वगैरह होता है तो मैं मतलब इस चीज को दिखा भी सकता हूं कि आप यहाँ पे एंटर चॉइस मैसेज तो दे देते हो, लेकिन ये ch=se.next लिखना भूल जाते हो। तो इनपुट स्टेटमेंट प्रॉपर लिखना जरूरी है। दूसरी गलती क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। दूसरी गलती हमारी क्या होती है कि हमारी लोगों की आदत पड़ी है सेमीकोलन लगाने की, सेमीकोलन लगाने की। तो हम लोग यहां पर स्विच केस में भी यहां सेमीकोलन लगा देते हैं बच्चों। ये बिल्कुल रॉन्ग है। स्ट्रक्चर में स्विच में सेमीकोलन नहीं लगा है तो आप यहां पर नहीं लगा सकते। अब यहीं पे एक लाख पते की बात कही जाती है, वो मैं बता दूं कि कहां पे सेमीकोलन लगाएं, कहां पे नहीं लगाएं। कुछ ऐसे बच्चे हैं आप लोगों में जल्दी से बताइए जिनको कंफ्यूजन होता है, ईमानदारी से बताइएगा। आपको बताना है कि कहां पे सेमीकोलन लगाएं, कहां पे नहीं लगाएं, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं या नहीं। सर आप बता दीजिए, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, नाम बताइए अपना। सर प्रज्ञा। हाँ, देखिए बच्चों, अभी भी देखो, हमने कहा ना कि पहले सबसे जरूरी होता है हिम्मत वाला इंसान बनने के लिए, कि आप एक हिम्मती इंसान है, आपको अपनी बात को कहने से डर नहीं लगता है। और जो नहीं डरता है वो आगे बढ़ेगा पक्का, और जो छुपा ले जाएगा उसको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो बच्चों यहाँ पे एक गोल्डन रूल मैं बता रहा हूं, गोल्डन रूल, कि जितने भी आपके कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, तो हम लोग स्विच के किस में पढ़ रहे हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपका पहले आपने इफ पढ़ा, फिर इफ एल्स पढ़ा, उसके बाद आपने इफ एल्सिफ पढ़ा, और आप स्विच केस पढ़ रहे हो, और इसके बाद आप लूपिंग पढ़ोगे। तो ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट हैं। तो जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं तो उनके नीचे आपको करली ब्रैकेट खोलना ही पड़ता है, ध्यान रखिएगा। जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उनके नीचे आपको करली ब्रैकेट खोलना ही पड़ता है, ये एक पहचान है। तो आप समझ लीजिए कि जहां जहां करली ब्रैकेट ओपन होता है, ओपन, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में सेमीकोलन कभी नहीं लगता है। जहां जहां करली ब्रैकेट ओपन होता है इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में सेमीकोलन कभी नहीं लगता, ये गोल्डन लाइन है। अब आपको याद कराते हैं हम कहां कहां करली ब्रैकेट ओपन होता है। सबसे पहला आपका करली ब्रैकेट कहां ओपन होता है, कोई बच्चा बताए? सबसे पहला करली सर ब्रैकेट क्लास क्लास का करली ब्रैकेट, यस। सबसे पहला करली ब्रैकेट हमारा बच्चों क्लास का होता है जो ओपन किया जाता है। अब आपको यहां पे लाइव दिखा देता हूं। देखिए, ये क्लास का करली ब्रैकेट आपने ओपन किया तो देखो यहां सेमीकोलन लगाया क्या बेटा, बताएं? नहीं लगाया। उसके बाद दूसरा करली ब्रैकेट हमारा ओपन होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन, यहां सेमीकोलन लगाया? नहीं लगाया। उसके बाद फिर ये दो करली ब्रैकेट स्पेशल हो गए, ठीक है। उसके बाद तीसरा करली ब्रैकेट आपका यहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट में मैंने बताया इफ एल्स, इफ एल्सिफ, नेस्टेड इफ एल्स, या स्विच केस, या लूप। तो देखो ये करली ब्रैकेट ओपन हुआ, इसका मतलब यहां पे सेमीकोलन नहीं लगेगा, और हर जगह लगता है। तो ये रूल हो गया। अब इसके बाद चौथा जो आपका बचा है, जो यहां पे अभी नहीं बताया जा सकता है, वो आता है फंक्शन। जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, फंक्शन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, उसके नीचे भी करली ब्रैकेट ओपन होता है। लेकिन उस करली ब्रैकेट जस्ट ऊपर वाली लाइन जो फंक्शन
प्रोटोटाइप कही जाती है, उसमें सेमीकोलन नहीं लगता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर दूसरी गलती क्या होती है, हम लोग यहां पे क्योंकि भूल जाते हैं कि स्विच एक कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है, तो उसका नीचे कर्ली ब्रैकेट खोलना जरूरी है। ये गलतियां होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं और वीडियो में बता रहा हूं, जिससे कि आप जब भी देखें तो ये बात आपको याद आए। तो देखो, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है स्विच आपका, तो इसके नीचे कर्ली ब्रैकेट ओपन करना ही करना है। बच्चे क्या करते हैं, स्विच लिखने के बाद सेमी ये कर्ली ब्रैकेट लगाना ही भूल जाते हैं। ये दूसरी गलती है। तीसरी गलती बच्चों होती है कि केस जितने होते हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है क्योंकि, तो केस जितने होते हैं वहां पे कोलन साइन लगता है। कोलन साइन का मतलब बच्चों यहां पर ये 2 डॉट्स होते हैं, ये कोलन है और ये आपका सेमीकोलन है। तो केस जितने होते हैं वो कोलन साइन होते हैं और हम लोग गलती से यहां पर सेमीकोलन लगा जाते हैं। ये गलत है, ये गलत बात। तो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा कि सेमीकोलन किसी भी केस में नहीं लगता है। ठीक है, बस इतनी ही गलती है और इसमें जल्दी कोई गलती नहीं होती है। ये स्ट्रक्चर को लेकर गलती थी, बाकी लॉजिकल प्रॉब्लम्स तो कोई भी किसी को भी कहीं भी हो सकती है। ये आपका सिंटेक्स को लेकर प्रॉब्लम होती थी जो आपको मैंने बता दी। तो अब ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। बताओ क्लास कैसी लगी, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक बार मैं अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद जो है आप जा सकते हैं। एक बच्चा या 2 बच्चे इसमें भी गायब हो गए। बच्चों अटेंडेंस अब आपकी मैं हैबिट में ला रहा हूं कि रेगुलर अटेंडेंस आपकी भेजी जाए, इसलिए जब तक मैं बाय बाय ना कह लूं तब तक आप लोग गायब ना होइएगा। ठीक है, और बाकी कोई नए बच्चे हों तो उनको जरूर रिफर कीजिएगा। थैंक यू, गुड नाइट। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir.